आज हमारे स्टूडियो में है जेसके शाह मैम। मैम वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। मैम आप वेलनेस कोच है, लाइफ कोच एंड एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। मेरे को थोड़ा सा बताइए कि क्या है, कैसी रही आपकी लाइफ की जर्नी और ये वेलनेस में कैसे आप आए, मेंटल वेलनेस? So, frankly, मेरी लाइफ बहुत इवेंटफुल है एंड आई वाज ऑलवेज अ डांसर। सो बचपन से एज अ हॉबी, स्कूल में डांस, कॉलेज में डांस, यूनिवर्सिटी में डांस, सो दैट वाज लाइक एन ऑनगोइंग हॉबी दैट वाज गोइंग ऑन, प्लस एजुकेशन चलती रही। सो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मास कॉम वाज माय टेक अवे that I had. So I got a chance to do my dissertation on dance as a tool of communication. Okay. So when I did that, तब realize हुआ कि dance खाली कोरियोग्राफीज नहीं होता, उसमें बहुत पावर है एंड उसमें सेल्फ हीलिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सो इन 12th क्लास आई ऑल्सो लॉस्ट बोथ माई नीज ड्यूरिंग dancing only. Okay. And I healed it through dancing. Both the knees? Both the knees. Okay. So it was that bad, okay, washer bhi, ligaments bhi, everything was gone. So for 2 years I was in rehab. I had to relearn how to walk. I had to relearn how to take my body weight on my knees. What was your age at that time? 12th class is somewhere about 16, 17. Okay. 17, 18. And then I realized that dancing, because reckless थे हम लोग, सोचते थे कोडों को कुछ होता नहीं है. Plus I used to drink a lot of Coca-Cola at that time. Okay. So bones got porous. Plus aggressive movements. So वो कहीं ना कहीं accumulate हुई. तो जब हमारा healing शुरू हुआ तो मैंने डांसिंग के साथ जो कनेक्शन बनाया फिर से, वो बहुत थेरेपेटिक था। यू नो, आई रियलाइज कि एक टर्न लेना भी मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। रिदम में बैठ के है, डांस के अकॉर्डिंगली नीज तैयार हो गई, वो मान लीजिए। ओके। अब थोड़ा सा हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे जी। ह्यूमन कॉन्शियस में हम आजकल सुनते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियस, पहले ऐसे वर्ड्स हमें सुनने को नहीं मिलते थे, आजकल काफी आ रहा है स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन कॉन्शियस, सोल कांसेप्ट, मेडिटेशन एंड ऑल। क्या है ये ह्यूमन कॉन्शियस और ये कैसे वर्क करती है? सो प्रैक्टिकली जब हम लोग कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, सो देर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट कम्स विद अस, देर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस वी आर ग्रोइंग एंड देर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज ऑलरेडी बीन गाइडेड टू यू। यू नो, एक आपका है, एक आपके साथ चल रहा है और एक आप क्रिएट कर रहे हैं आगे। यू नो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर everything. So your soul has a journey, you know. So when you have a journey, where is it stored? It's stored in your consciousness. You know, that's why I always say my dancing was in my consciousness. I never learned it. So मैं कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग करने नहीं गई, बट मेरा पूरा करियर, मेरी कंपनी, मेरा पूरा फील्ड ऑफ वर्क इज डांस एंड फिटनेस। तो वो कहाँ से आया? वो मेरी कॉन्शियसनेस से डाउनलोड हुआ, जो भी हुआ। सो यू नो, कॉन्शियसनेस के साथ जब आप डिस्कनेक्शन करते हैं, जब तक तो आप कनेक्टेड है, आपका रिदम, आपकी लाइफ का फ्लो ही कुछ और है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यू नो, आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ यही करना था। मतलब वो एक जज्बा, एक मोटिवेशन, एक स्पिरिट टू लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। एंड जैसे ही आप देखेंगे आपके डिसीजन मेकिंग वीक होने लग जाती है, आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपने बातों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, आपका विड्रॉल इफेक्ट ज़्यादा है, करने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही चीज़ों को, दैट मीन्स यू आर अवे फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस। यू नो, यू आर नॉट वर्किंग इन सिंक विथ योर माइंड, बॉडी, सोल। एंड दिस कैन हैपन टू एनीबडी, बिकॉज हमारी ट्यूटरिंग ऐसी है, हमारी टीचिंग ऐसी है कि अपने से दूर जाओ, अपनी ना सोचो। मैम हम इसके ऊपर आते हैं कि डिसीजन मेकिंग हमारी कुछ गलत होनी शुरू हो जाए या फिर हम चीज़ों से थोड़ा अपने आप को कट ऑफ करना शुरू करते हैं, है ना? हम सबकी लाइफ में अच्छे बुरे लोग आते हैं, हम अच्छे कहें कि बुरे कहें, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो बिल्कुल जो मेरे लिए बुरे नहीं थे, वो अपने लिए ठीक थे। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम पीपल को जो हमारे कनेक्ट में आ रहे हैं, जो लोग, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा डिसीजन मेकिंग तो मैम अगले का अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ ही रिएक्ट्स, हाउ ही ट्रीट, हाउ व्हाट इज हिज एटीट्यूड, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा मेरा बिहेवियर जो भी होगा, है ना? तो इस चीज़ को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? और एक ह्यूमन का एक अक्सर एक है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तो वो कभी भी खुद पे नहीं जाता, वो हमेशा कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेता है किसी को ब्लेम करने के लिए कि दिस इज बिकॉज ऑफ यू। तो ये चीज़ को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रॉब्लम उनमें है कि मुझ में है? So I always am concerned about me more than the other party, because you attract your tribe.
आप अपने एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। एंड अगर आप अच्छी वाइब्रेशन में बैठते हैं उठते हैं तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन को एकदम रिकग्नाइज कर लेंगे। बट अगर आप अनडिसाइडेड हैं, आप अपने ही सक्के नहीं हैं। मैम थोड़ा सा करते कि अब यहाँ पे जो नेगेटिव को हमने एकदम से आइडेंटिफाई कर लिया, देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट की अगर तो मैं बैकफुट करूँ तो देन यू विल से कि आप चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। अगर मैं कुछ डिसीजन लूँ देन यू से कि कुछ हमने नेगेटिव डिसीजन ले लिया या यू आर गेटिंग नेगेटिव, राइट? तो अब दोनों केस में प्रॉब्लम यही होगा कि अगर मैं बैकफुट पे जाता हूँ देन ही सेड कि आई थिंक आप एक सिचुएशन को देख रहे हैं, मैं एक एक्सपीरियंस को देख रही हूँ। मैं काफी सिचुएशंस को देख रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, जो आप कह रहे हैं वो है मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस, सो देयर इज अ डिफरेंस हियर। अगर आपकी सोल की क्लैरिटी है, आपको अपनी सोच की क्लैरिटी है, आपको अगर अपने आप से प्यार है, लेट्स टॉक अबाउट बीइंग सेल्फिश विद योरसेल्फ। सो मैं जब सेल्फिश बोलती हूँ तो मेरा कहने का मतलब है फिश फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपने लिए पहले चीजें ढूंढना शुरू करिए। जब आपका कप फुल होगा तो आप शेयर करने लायक रहेंगे, पर जब आप ही खाली हैं अंदर से तो आप किसी को भी आएंगे, आप बोलेंगे शायद आप भर के चले जाओगे मुझे, शायद आप भर के चले जाओगे, तो उसमें तो आपको मिक्स्ड एक्सपीरियंस ही मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर ऑफ व्हाट यू आर इनटू योर ओन सिस्टम। जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस खाली मेंटल वेलनेस नहीं होती, वेलनेस के भी 8 एरियाज हैं। फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, सराउंडिंग की वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, देयर इज सो मच दैट गोस। फाइनेंशियल वेलनेस, एक वेलनेस अगर आपका पार्ट ठीक नहीं चल रहा तो उसका साइड इफेक्ट दूसरे पे आएगा ही आएगा। ओके, सो हम लोग होलिस्टिक वेलनेस की बात नहीं करते, हम लोग खाली मेंटल वेलनेस की बात करते हैं। अगर आपको, हमने इतने केसेस रिसेंटली बीइंग अ हीलर एंड अ लाइफ कोच, आई आल्सो सिट विद पीपल सो फ्रीक्वेंटली, हस्बैंड बहुत अच्छा मिल गया, उसके बाद डिप्रेशन हुआ, उसका कोई सोर्स नहीं मिलता हम लोगों को। पहले इनिशियली काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो बोलेंगे वो तो सब अच्छा कर रहा है, इतना सेफ सेटअप दिया है उसने आपको, ना कोई वायलेंस है ना कुछ है, तो हमको कभी कभी रिट्रीट करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रही हूँ कि वो लेडी वॉज ऑलवेज इनसिक्योर्ड इन हर इनिशियल सेटअप विद मैन, सो व्हेन शी फाउंड द सेफ सेटअप शी जस्ट गॉट हर गार्ड्स डाउन। थक गई ना इतने देर, शी वॉज ट्राइंग टू सेफ गार्ड हर सेल्फ फ्रॉम दैट एनर्जी, और जब सेफ एनर्जी मिली तो वो काम नहीं करना चाहती अब, तो उसने बिल्कुल अपने गार्ड्स डाउन कर दिए। शी सेज टेक केयर ऑफ मी। ओके, सो वो टेक केयर ऑफ मी में अगर उसका करेक्टर नहीं बिल्डअप हुआ, उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं बिल्ड हुई, तो शी विल बिकम डिपेंडेंट ऑन द मैन। Okay. So there are a lot of dynamics. It is not just a superficial depression. अब depression क्या है? It's a loop. एक नेगेटिव थॉट पैटर्न को आप इतना खाद डाल देते हो, इतना पानी फूड डाल देते हो कि उसका माइंडसेट आपका बन जाता है कि आपको बुरी चीज़ों के साथ मज़े आने लग जाते हैं, सैडिस्टिक प्लेजर मिलना लग जाता है। जब आप उस पॉइंट तक लेकर जाते हो अकेले, तो आप अकेले तो वापस नहीं आ सकते उस डिप्रेशन, तब आपको मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होती है, तब हमारी हेल्प काम आती। ओके मैम, ये हम इस बात पे थोड़ी सी बात करते कि जब हम, आपने कहा कि हमें मज़ा आना शुरू रहता है अपने नेगेटिव थॉट के साथ, क्या हमारी बॉडी को वो नेगेटिव थॉट, लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ दिस केमिस्ट्री एंड ड्रेसिंग, कि क्या कोई केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में जो उसको रिक्वायर्ड होता है वो नेगेटिव थॉट की वजह से? So, when we say dopamine or we say endorphin or we talk about a lot of hormones to validate the point, it's the happy feeling. अब वो सैडिस्टिक हैप्पीनेस भी हो सकती है, मेरे को किसी की बुराई करके बड़ा मजा आता है ना, मजा आता है। अब मजे को ये नहीं पता कि मैं अच्छा मजा हूँ, मैं बुरा मजा हूँ। कोई कहता है मैं नाचता हूँ दारू पी के, कोई कहता है यार नाचने में ही अपना नशा है। इट्स हाउ यू डिराइव दैट इमोशन आउट ऑफ इट। अब कोई पॉजिटिव लाइफ, कोई पॉजिटिव माइंडसेट में है, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर करके वो हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। कोई अगर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है तो उसमें वो खुशियां ढूंढ के उसके नेगेटिव साइड पे चले जाएगा। जब हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं वो इट इज जस्ट अ विशियस सर्कल। जैसे हम पॉजिटिव हैं, इसकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है, पॉजिटिव हो नहीं रहा है। कॉन्शियसनेस जो है वो डिराइव कर रही है थ्रू अबंडेंस। सो देयर आर टू माइंडसेट्स, लैक का माइंडसेट एंड अबंडेंस का माइंडसेट। जो लैक की तरफ चल गया एक बारी, मेरा तो जिंदगी खराब है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं ठीक, बचपन से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अब मेरे को, वो अपनी खुशियों को भी स्ट्रगल मानते हैं कि खुशियों के लिए वो जो खुशी आई है ना उसको भी मैनेज करना पड़ेगा।
एंड ऑन द अदर साइड समबडी विल से लाइफ इज ब्यूटीफुल, या जो भी हुआ है ना कोई रीजन से हुआ है, उसका भी कोई मजा होगा, कुछ समझना होगा, मेरे को कुछ सीखने को था उसमें। तो ये माइंडसेट का बहुत बड़ा शिफ्ट है आपके अंदर, एंड दैट इज हाउ यू गेट ईदर एलिवेटेड विद योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि बॉडी तो सबकी सेम है, सब कुछ सबको दिया गया है, यू नो, जिसको नहीं दिया किसी को कुछ और एम्पावर करके दिया गया है। सो इसमें अपनी कॉन्शियसनेस को किस लेवल तक आप लेकर जा सकते हो, दिस इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लाइफ। मैम मेरा अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है कि ये डिप्रेशन और इंट्रोवर्ट्स ये दो क्या सेम कैटेगरी है? Not at कि और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, लेट्स सपोज कि अगर कोई इंट्रोवर्ट्स है और पॉजिटिव भी है, करेक्ट है, करेक्ट, लेकिन स्टिल लोग कह रहे हैं कि यू आर इंट्रोवर्ट सो यू आर डिप्रेस्ड, ऐसा काफी there is no correlation to depression and being outward or being introvert. Introversion is a choice of behavior. You like to work with yourself and you don't like a lot of interaction, which is absolutely normal. There are few people who interact but they don't like it, but उनका काम मांगता है, you know, they are still introvert in their टॉकिंग। आप बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे और वो हट जाएंगे वहां से। कुछ लोग होते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट हैं बट वो इंटरनली बहुत इंट्रोवर्ट हैं, वो अपनी असलियत नहीं बाहर बताएंगे, वो खाली काम के रिलेटेड, दुनिया के रिलेटेड दे विल बी अवेलेबल, बट आप उनको जब पर्सनल स्पेस में मिलेंगे वो बोलेंगे इनके बारे तो हमें कुछ पता ही नहीं था। So there is no science that says that introvert or introvert means maybe you like to stay with yourself, you are very happy to know your story, you are very happy to live it low key. Introverts Einstein भी थे, कुछ देखे ही गए हैं, you know, he was not a very social person, so it is nothing like depression, introvert हो तो depression आएगा ना, it is कभी कभी आप choice of expression choose करते हैं। कुछ लोग introvert रहेंगे बट जब उनको help चाहिए होगी तो वो मांग लेंगे, so वो उनको उसका side effect नहीं होगा। कभी कभी कुछ extroverts होते हैं जो इतना फसाड बना लेते हैं खुश रहने का और कभी भी दुखी ना रहने का कि वो ही उनको खा जाता है, because they are not able to show their real self, they are just showing a picture that the world says you look good, you sound good, you know, you are a very happy person, तो वो happiness maintain करने के एफर्ट में डिप्रेशन में चले जाते हैं, चक्कर में वो इतना ज्यादा वो एग्जैक्टली प्रेशर। मैम हमें लाइफ कोचेस की अभी लाइफ कोच का रिक्वायरमेंट है या फिर मुझे काउंसिल का रिक्वायरमेंट है, ये मुझे कब पता लगेगा? When you are not able to stand by what you think, this is the simplest way of looking at it. आपके अंदर सोल को पता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ जो सही नहीं जा रहा, बट जब मैं कुछ सोचता हूँ उसके लिए पॉजिटिव, या कल मैं सोचता हूँ कल से मैं ये शुरू करूँगा और मेरे अंदर से आवाज़ आती है कल नहीं परसों नहीं तरसों, दैट मीन्स यू आर इन अ नेगेटिव विड्रॉल इफेक्ट, कि आप अपना अच्छा सोच के भी उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे। सो यू नीड सम पीपल इन लाइफ, जरूरी नहीं होता लाइफ कोच के पास ही आना हमेशा, समटाइम्स यू नो दोज 5 people, you should always have those 5 people. I always talk at all platforms, choose your 5 people you can go to, and if your life doesn't have those 5 people or 3 people, then there is a major problem with you. That I would say that you have closed your story. मैम अगर ये हम जो आप कह रहे हैं कि हमें 5 लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, ये आपके सराउंडिंग में चाहिए कि हो सकता है कि वो कहीं पर भी कहीं पे दुनिया में, it can be your mentor, it can be your best friend, it can be one of your family cousins, it can be maybe your teacher in 5th class, but you connect to those people knowing that they will not judge me for being at my lowest. They will still say, tell me what is your problem, maybe you're thinking like that, you know, and they give you a perspective in life. और अगर वैसे मैं हमेशा कहती हूँ अगर अपना माइंडसेट ऊपर पढ़ाना है ना तो उन लोगों के साथ बैठो जो माइंडसेट जिनका आप इंस्पायर होते हो जिनसे, अगर आप उनके साथ नहीं बैठने लायक हो मीन्स आपका माइंडसेट बहुत डाउन है। इट्स इजी वे टू सी इट, इट्स नॉट समथिंग मैं इंस्पायर तो हो रही हूँ बट मैं उनके साथ जब बैठती हूँ तो मुझे बात करने को ही नहीं है कुछ। That's a clear indication that you aspire to be something but you're not ready to work for it. Okay. नहीं तो हम हायर इंटेलिजेंस के साथ रिलेट ही नहीं कर सकते। अब ये हायर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें क्या है, आप क्या समझते हो, क्या एक्सपीरियंस आपके क्या, आप मेडिटेशन करते हैं? So मैं डायनामिक मेडिटेशन में ज़्यादा हूँ। I can do the static meditation. अच्छा, you can say डांस is also a kind of meditation. अगर हम अपने ट्रेडिशनल उसमें जाए तो शिव जी also उन्होंने, तो ये क्या डांस का क्या रोल है स्पिरिचुअलिटी में?
सो बेसिकली मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं हम नो मूवमेंट इज ऑल्सो मूवमेंट। अगर आप साधना भी कर रहे हैं तो वो भी एक मूवमेंट है, वो भी एक तरीका है मूवमेंट को एक्सपीरियंस करने का, जहाँ पे आप अपने इमोशनल टर्बुलेंस, अपने फिजिकल टर्बुलेंस सबको एक रूप में लेकर आते हैं। जब हम डायनामिक मेडिटेशन कहते हैं, हम लोग मूवमेंट को एक्सप्लोर इस लेवल तक कर लेते हैं कि हमारा 0 पॉइंट थॉट प्रोसेस पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल डर्विश डांसिंग, सूफी डांसिंग आप देखेंगे। जीरो थॉट में क्या समझते हैं कि अब कहाँ पे वो स्टैंड करता है और अब उसको किस उसमें आप एग्जांपल लीजिए, आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना मैराथन रन करते हैं एंड उसके बाद आप देखेंगे मोस्टली जो भी रनर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं बिकॉज दे हैव गिवन द बेस्ट एंड नाउ दे नीड दैट टाइम टू कम बैक, यू नो। उस टाइम पे उनको ये भी नहीं समझ आता मैं जीता हूँ, मैं हारा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, व्हाट स्टेट आई एम इन। इट्स ओनली आफ्टर दे गेट दिस सेंसेस बैक दे रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। सिमिलरली जब हम लोग डांसिंग करते हैं, मैं ये नहीं कह रही जैसे हम लोग डांस कराते हैं वैसा हमेशा, बट play anything, okay, I'm not even saying spiritual. Let's say you play a DJ mix, you know, which is for 40 minutes or 30 minutes, and you promise yourself I will not stop. नो मैटर वॉट, मेरे को ये नहीं पता मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, मेरे को जैसा म्यूजिक लगेगा मैं वैसा नाच रहा हूँ, है ना। 30 मिनट्स के बाद आपकी बॉडी जो एग्जॉशन में जाएगी, बिकॉज आपने स्टॉप नहीं किया ना, आपने जैसा रिदम था आप वैसे अपनी बॉडी को, जो आपकी समझ है। आई डोंट वांट यू टू नो डांसिंग आल्सो। नहीं, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपनी स्विमिंग को, कि मैं स्विमिंग करने जाता था और उसके बाद जो रिलैक्सेशन जो मेरे को मिलता था वो इट्स अनबीटेबल। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि वो शायद मेरे को पानी में रहने की वजह से मिला, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, डांसर को भी शायद वही वाला रिलैक्सेशन मिलता होगा। और जो जॉगिंग, इट्स योर मूवमेंट, आपको वो मूवमेंट करके उस इकोसिस्टम में शांति मिली, व्हिच इज वेरी गुड। कोई लोग कहते हैं मेरे को बैठ के मिलती है, वेरी गुड। कोई कहता है मेरे को ना मजे करके मिलती है, मेरे को दारू पी के मिलती है। तो मैं दारू के टाइम पे जरूर ये बात बोलती हूँ कि आपको हेल्प लेनी पड़ी किसी चीज की। आप एक सेल्फ हेल्प बुक हैं अपने आप में। जब आप अपने आप को नहीं यूज करते, आप बाहर के रिसोर्सेज को यूज करते हैं उस वाली इमोशन में जाने के लिए। व्हाट इज ड्रग्स? you want to instill the feeling that your body can instill, but you don't want to work hard, so you take it from outside, you know. So it is all about knowing where you are. अगर वही मैं आपसे कहती अगर 30 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा भी आपको कोई नहीं सिखा रहा कुछ, आप कमरे के अंदर अकेले नाच रहे हैं, आप करके देखिए, एक्सपेरिमेंट सारे ऑडियंस के लिए भी है, करके देखिए आपकी बॉडी में ना जान नहीं रहेगी। आप बेड पे जाएंगे ना, आपको बस अपना पसीना भी ऑब्जर्व होगा कि कहाँ से टिप रहा है, you know, you're going to know thought process. Okay, अब थोड़ा सा, अब मैं इस पे आया था, योगा पर आया था। योगा वाला एक बिल्कुल मैंने सब कुछ किया, मैंने योगा भी काफी टाइम में सुबह के करता था। तो योगा भी एक डिफरेंट कंसेप्ट है। तो एट लास्ट वो मतलब वो योगा टीचर हमें इतने थका देते थे कि पहले तो मेरे को शुरू में बोरिंग लगा, लेकिन लेटर सुधा मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती जा रही है। मेरे को जो हाँ। तो उसके बाद वो एक वो कराते थे, हाँ, तो एक मंत्र भी बुलवाते थे। तो इट वाज एक्चुअली गुड कि ऐसा लग रहा था कि तो योगा का कितना रोल आजकल जो ट्रेंड चल गया है योगा का, मैं थोड़ा सा इस पे दोबारा आता हूँ। डांस से योगा पे जा रही है, शिफ्ट हो रही है दुनिया, या फिर ये एज वाइज सेग्रीगेट है कि इतना एज का लोग शायद योगा में जाएंगे? Frankly, it is all about individual. It's not about segmentation. Segmentation तो हमेशा से रही है दुनिया के अंदर। सबने योगा नहीं किया, सबने डांस नहीं किया, सबने स्विमिंग नहीं करी, सबने बैडमिंटन नहीं खेला। So हर एक के लिए कुछ है खाने के लिए। किसी भी टाइप की मूवमेंट, योगा is also part of movement. So when I say who are you, I say I'm a movement coach. I'm not a dance coach. I can't teach you anything. I can just introduce you to you. And if I'm able to introduce you to what you're capable of, I'm a good coach. As a facilitator, it is a two-way communication. मेरे पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे मैं आपको एक चांस दूं अपने आप को बस समझने का, अपने आप को पहचानने का। अगर मैं आपको बोलूँगी आपके लिए अच्छा है, तो मे भी आप 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन, बहुत ही दुखी हैं तो 15 दिन कर लेंगे, बट फिर आपके लाइफ में कोई डिप आएगा, आप फिर वापस अपने ओल्ड पैटर्न में जाएंगे। क्यों? बिकॉज वो आपका नहीं था जो मैंने आपको दिया, वो मैंने अपना आपको पकड़ाया था, बोरो किया था आपने। सो अंटिल एंड अनलेस यू डोंट ओन, अगर मैं नो भी बोलती हूँ तो मैं क्यों नो बोल रही हूँ किसी को?
I need to be very clear about why. It is no means a no. But खाली अभी convenient नहीं है तो no बोल दिया, बाद में ले गए गलत बोल दिया, कर लेना चाहिए था काम. You know, so I think it is the integrity. अगर हम लोग बचपन से बच्चों को ये सिखाना शुरू करें कि जो आपकी माइंड की मूवमेंट है उसको सुनो, जो आपकी दिल की मूवमेंट है उसको सुनो, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है उसको सुनो. मेटाफिजिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया ऑफ वर्क विच टॉक्स दैट व्हाट योर थॉट कंस्पायर्स इज व्हाट योर बॉडी शोज. किसी को नी की प्रॉब्लम है, किसी को शोल्डर की प्रॉब्लम, किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है, किसी को लोअर बैक है. सारी हमारी बॉडी पार्ट्स का एक रोल है हमारी लाइफ में. When you feel a lot of responsibility which you don't want to take, you will see cervical, migraine, humping of shoulders, cold shoulder, all these areas get affected. तो अगर हम emotionally जब clients हमारे पास आते हैं and we understand what is the story, we can point out where is the problem. We take out the problem from the story and reorient them to life. Automatically वो problems गायब हो जाती हैं. अब कैंसर ये एक एग्जाम्पल और मैं दूंगी. वेरी रिसेंटली थ्रोट कैंसर का हमारे पास क्लाइंट था एंड वो थ्रोट कैंसर इज व्हाट इट इज टॉक्सिसिटी पैक्ड इनटू वन ट्यूमर और वन एरिया. ना बॉडी सो क्लेवर कि जैसी टॉक्सिसिटी बढ़ती है आपके अंदर वो एक उसके लिए जेल बना देती है. नहीं तो हम पूरा कैंसर फैला हुआ भी हो सकता है, क्यों नहीं फैल सकता, जब बन सकता है अंदर तो फैल भी सकता है. जो बायोप्सी है मैं दर्शकों को कहूँगी एक बार ज़रूर समझें बायोप्सी का गेम क्या है. बायोप्सी मीन्स प्रिकिंग द जेल एंड टेकिंग आउट जेल से बाहर कैदी. बॉडी के अंदर ये एक्टिविटी कभी होनी नहीं चाहिए. अगर कुछ ट्यूमर है, कुछ ऐसा है जो आपके ऑर्गन के बाहर है या आपकी बॉडी के आसपास है, द बेस्ट थिंग इज टू गेट द सर्जरी एंड पुल इट आउट फर्स्ट. उसके बाद टेस्ट करिए वो कैंसरस था कि नहीं. जो I don't want to say anything to any fraternity, but this is something that we need to know कि कैंसर आते ही पहला हमारा फोकस होना चाहिए to take the jail out of our body. एंड देन टेस्ट कि उसमें कैदी सही है गलत है, जो जजमेंट है उसका अंदर प्रिक करते हैं तो आप जेल में से कैदी निकाल देते हैं जो और जगहों पे बॉडी के ट्रांसफर कर जाते हैं. थोड़ा सा ना मैं इसके ऊपर इस पॉइंट पर आता हूँ. एक ना मेरा फ्रेंड था, उसके किसी रिलेटिव कुछ चाचा जी का कुछ उनको कैंसर हुआ तो कहते कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव चले गए एंड उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को दूसरा मेडिसिन नहीं लेना, मेरे को अपना एंड दे स्टार्टेड दिस काऊ का गौमूत्र काइंड्स ऑफ थिंग एंड ही सेड कि मेरे को अब यहाँ पर ऐसे करना है. सिमिलरली एक केस मेरे घर में भी हुआ. मेरे मदर को कैंसर था तो वो एक लंबे टाइम तक वो बेड पर रह गई. अब बेड और वो 6 महीने में उसके जो रिलेटिव थे वो नहीं सरवाइव कर पाए और वो चले गए. अब मैं वो कह रहा था कि यार इतना पैसा था उनके पास, वो पूरा इलाज करा सकते थे, लेकिन वो अपनी पुरानी उसमें रह गए और उसमें चले गए. सिमिलरली केस मेरा था. मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा अगर मेरी बात सुनो तो मेरे मॉम ने इलाज भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन उसके बाद भी कितने टाइम के लिए वो बेड रिटर्न रहे और वो उन्होंने रिकवरी नहीं किया. तो रादर की वो वाला. और दूसरी बात एक यहाँ पर मेरी बात थी कि जब तक हमें ना पता हो, नाम नहीं पता है, तब तक वो सिर दर्द है. बिल्कुल. जैसे हमें नाम पता लगता है तो वो माइग्रेन हो जाता है. बिल्कुल सही बात. ठीक है. तो इस चीज को आप कैसे कहेंगे कि हमें क्या बीमारियों को इतनी डीपली समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है. मैं अगर बॉडी को इस सिंपल लाइन में बोलूं कि ये एक टेम्पल है for reaching to higher limits, then it is very important to see why something came to you. पूरी दुनिया की बीमारियों में से कोई बीमारी क्यों आपके पास आई. अगर कैंसर भी आया तो कौन सा कैंसर क्यों आया. किसी को थ्रोट में आया, किसी को ब्रेस्ट में आया, किसी के पैंक्रियास के ऊपर था, किसी की यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर था. सो यू नीड टू नो किस तो कहीं पे भी आने का कोई मतलब नहीं बनता ना. टॉक्सिसिटी आपको कहीं हिट करी. फॉर एग्जाम्पल समबडी हु हैज नेवर बीन एबल टू टॉक अबाउट द ट्रूथ, फील कुछ और करते बट बोल नहीं पाते. उनके बिल्डअप ही ऐसा बना है कि जो तुम फील करते हो वो सही नहीं है, जो आप बोलोगे तुम्हें डांट मिलेगा उसका. यू नो, सो वो कितना डरा हुआ थ्रोट चक्रा है वो हमें नहीं पता. जब हम बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि मेरे को कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला. मैंने अपनी लाइफ में अपनी चला ही नहीं पाई मैं कभी भी. तो आप देखोगे उनका ये तो बड़ा रिसेंट केस है जो मैं आपको थ्रोट कैंसर वाला कह रही थी. जब हम लोग ने उनसे बोला आपके मन में क्या बातें थी जो आप बोलना चाहते थे, जब वो पूरी थेरेपी उनकी शुरू हुई. प्लस फेथ मैटर्स अ लॉट. What is your faith? पानी, ये पानी है, अगर इसको मैं बोल दूं अमृत है, आप अमृत ही खा लो. अगर आपको फेथ नहीं है लाइफ में. अब ये यहाँ पे किस चीज ने वर्क किया? आपके माइंड ने, आपके थॉट ने, नेचर ने,
कि किस चीज ने आपकी पूरी बॉडी तो आपकी माइंड कंट्रोल So that's what I was trying to come. Faith matters a lot. ओके अगर आपको फेथ ही नहीं है ना तो आप दुनिया घूम लो, आपको कुछ चीज़ खुश नहीं कर सकते। और अगर आपको फेथ है कि हर चीज़ जो मेरे साथ हो रही है ना वो मेरे को एक स्टेप ऑफ के लिए लेकर जा रही है, तो आप देखिए आप इवन बीमारी को भी कैसे ले लेते हैं। तो मेरे घर का केस है, बहुत ही क्लोज केस है, बट 2017 में एक मेडिसिन के कारण मेरे फैमिली रिलेटिव को साइड इफेक्ट हो गया एंड 30% सर्वाइवल चांसेस पे रह गए। डॉक्टर ने बोला जो दवाइयाँ लिखूंगा, जौन से ब्रांड की लिखूंगा वही लाओगे आप, तो मैं गारंटी करता हूँ कि मैं इनको वापस ला सकता हूँ। अगर आपने ब्रांड भी चेंज किया तो आई डोंट गिव यू एनी गारंटी। अब इस स्टेज में जब आप होते हो तो आपको डर ऑफ कोर्स है, बिकॉज आपका क्लोज वन है, बट एट द सेम टाइम यू हैव दैट फेथ कि अगर यहाँ तक ले आए हैं, जो डॉक्टर कहते हैं मैं वापस रिकूव करा दूंगा, अगर आप ये चीज़ें करोगे, इट रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिकॉज हमने अपने फैमिली मेम्बर को ये नहीं बताया कि कितना डिटोरिएटेड कंडीशन है। हमने उनको कहा एक साइड इफेक्ट हो गया, उसके कारण थोड़े बाल बुल उड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसा होगा, थोड़ा सा दैट प्लेफुलनेस ऑन आवर फेस टोल्ड द पेशेंट इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर हम बोलते हैं बहुत सिवियर केस हो गया, एक ये हम करते हैं ना बच्चों के सामने भी हम यही करते हैं, बहुत खराब है, बहुत नॉटी है, तो वो कहते हैं ठीक है, मतलब मेरे को तारीफ ही इसी की मिलती है, तो मैं नॉटी रहूंगा। You know, so I think it is all about your thought processing. First your faith processing, then your thought processing, then your mind body starts coordinating. अगर मेरे को वापस आना है जिंदगी में वापस फुल फ्लेज, अब मेरे को एक वो भी दोगे ना किशमिश कह के कि ये बाबा जी ने भेजी है खा लो, उसको वो भी असर कर जाएगी। बट अगर फेथ नहीं है, बड़ी से बड़ी मेडिसिन भी खा रहे हो, आपको नहीं लगेगी। मैम फेथ के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, इस पर थोड़ा सा हूँ, तो हमें हमारे डाउट्स ने ही हमें तरक्की करवाई है। आपका जो अगर डाउट्स ना रहे तो आपका बेस नहीं रहता कहीं पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे इसको करेंगे कि साइंस इज ऑलवेज कि नहीं, इसको हम ये भी करके देखते हैं। एक रीसेंट टेड टॉक निकली थी अभी जॉय ऑफ कन्फ्यूजन पे। So confusion is doubts in your mind, and doubts means possibilities. Possibilities mean you're living. अगर आप बहुत श्योर हो गए हैं, वो तो फिर टेररिस्ट भी बहुत श्योर होता है, जब वो बंदूक लेके जाता फिर नहीं देखता ना बच्चा है, बड़ा है, मोटा है, पतला, कुछ नहीं देखता, वो कहते हैं मेरा मिशन है मारना, तो मैं मारूंगा। अगर तो आपने वैसी जिंदगी जीनी है, वो कुछ लोगों के लिए काम करती है। वो फेथ में आती है क्या? इट इज़ देयर फेथ दैट आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो बस डॉक्टर बचपन से माँ बाप ने बोल दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर बन गए। I have this classic case of this gentleman. He's director of a major university and stuff, very well off. पैसे की कोई कमी नहीं, family life is okay, but he's not happy. He's just not happy. Now उसको वो आए थे हमारे पास लैटिन डांस करने, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही हमें बता रही है कि बहुत अकड़ा हुआ, बहुत बॉसी बॉडी है। सो हमने जो बोला कि आप क्यों नहीं नॉर्मल शोल्डर डाउन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो he says मेरे को तो ऐसे ही पता है खड़ा होना, बिकॉज उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी ले ली जिंदगी में। सो जब उनको 45 में ये लग रहा है मेरे पास सब कुछ होके भी आई डोंट फील लाइक, नथिंग एक्साइट्स मी, नथिंग मेक्स मी फील वाओ, यू नो। एंड व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी इट वाज ओनली दैट ही हैज लॉस्ट कनेक्ट with what he was as a child at 14 when he became an adult. So वो adulthood में ही सोचते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो मैं वैलिड हूँ, अगर मैं सबको ये दूंगा तो मैं वैलिड हूँ, मैं इसलिए वैलिड नहीं हूँ क्योंकि मैं हूँ, you know. And now if you see him, he is a totally different man. But उनको 45 years लगे ये realization में कि मैं जो रोल जी रहा हूँ ये मैं हूँ नहीं, मैं इससे बियॉन्ड भी हूँ। मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ खेलते हुए ना, जी। तो उनकी स्टोरीज, उनकी क्रिएटिविटी बहुत औसम होती है, पता नहीं कुछ भी बात करते हैं और बहुत डिफरेंट बात कर जाते हैं, है ना। तो और एक जैसे से हम बड़े होते हैं, हम वो डिसिप्लिन नहीं होते, वो कुछ भी कैसे कभी भी करते हैं। जैसे से हम बड़े होते हैं हम डिसिप्लिन होते जाते हैं और एकदम से जैसे आपने बोला कि अकड़ जाते हैं लास्ट में आके कि क्या ये मेंटल स्ट्रेंथ है। अब ये मेंटल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन क्या सेम चीज है? अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है तभी आप डिसिप्लिन्ड होंगे। I will say 99% of us are not disciplined. That is why we are not achieving anything in life. We are just living. अगर हम डिसिप्लिन्ड होते और राइट एजुकेशन और राइट एक्सपोजर के साथ होते तो हमारी ह्यूमन लाइफ का जो आज कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट होता है। डिसिप्लिन द लास्ट थिंग यू विल सी एनीबडी अराउंड यू वर्किंग, और जो करता है वो स्टैंड आउट करता है। अगर हम आज बात करते हैं अक्षय कुमार की एक्टिंग से ज्यादा बात करते हैं कि 4 बजे उठते हैं, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ अवर परव्यू, हम लोग नहीं कर रहे हो, तो वो चीज वो स्टैंड आउट हो रही है। एक्टिंग तो और लोग भी कर रहे हैं, राइट। सो आई थिंक इट इज मोर ऑफ लर्निंग
to stay away from your make. बच्चे होते हो तो आप अपनी मेक के पक्के होते हो, आप अपने सक्के होते हो, जो चाहिए वो चाहिए, जो करना है वो करना है. जब नींद उठी है तो किसी को हक करने का मन करता है, हक करते हैं. हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे भी हक, फिर टाइम बोलेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर हमारी कैलकुलेशंस इतनी बढ़ जाती हैं लाइफ में. और हमारा I don't know what is that exact word to say, but preconceived notions कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, तो हम इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम एक्शन करने से ही पैरालाइज हो जाते हैं. हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है. मैम हमारी जो थॉट्स कहते हैं कि 65,000 थॉट्स इन अ डे, तो अगर हम बात करें ये यूनिक थॉट की बात, 65,000 थॉट्स आते हैं यूनिक. You're right. तो एक हम अगर हमने इसको डिवाइड करें तो कुछ अराउंड 1-1.5 सेकेंड में हमें एक थॉट आ रहा है, तो उससे भी कम है. हाँ, तो वो कैसे हमारा माइंड मैनेज करता है. और जो मैंने आपसे बात की लैक माइंडसेट एंड अबंडेंट माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना. 65,000 थॉट्स आ रहे हैं, दे आर फ्री फ्लोइंग थॉट्स दैट आर कमिंग. आप क्या कैच कर रहे हो, आपका वाईफाई क्या कैच कर रहा है, वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है. अब मेरे पास दो माइंड है, एक लॉजिकल सोचता है, एक इलॉजिकल है. एक इट्स नॉट इलॉजिकल, इट्स क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, राइट. ठीक है, एक क्रिएटिव है, एक लॉजिकल है. और दोनों का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, दोनों के बगैर बात नहीं बनती. क्योंकि अगर वो सिर्फ वो करे तो जो लॉजिक माइंड है वो कहता है कि भैया तो आउट ऑफ माइंड है ना. और लॉजिक अगर बात करें तो भैया कहे तो आउट ऑफ लव है, राइट. तो अब दोनों में क्या कैसे हमारा यहीं पे आती है जॉय ऑफ कंफ्यूजन. हर चीज का हमारे पास दो पर्सपेक्टिव होते हैं. एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, एक जो मन कह रहा है. मन मतलब क्रिएटिव एनर्जी जो कह रही है. नाउ एक के बिना दूसरा नहीं जी सकता. अगर जीना तो ब्रेन सर्जरी करानी पड़ेगी. एक साइड अगर रखना है, खाली लॉजिकल रखना है या खाली क्रिएटिव, वो हम कराने नहीं वाले. और ये चीज नेचर ने बड़ी अच्छी तरह हमारे अंदर इनबिल्ट की है. क्यों? बिकॉज दे वांट अस टू ऑप्टिमाइज लाइफ. ऑप्टिमाइज तभी होता है, कभी कभी लॉजिक काम करता है, कभी कभी इमोशन काम करता है, कभी कभी इंटेलिजेंस काम करती है. सो इट इज लाइक अ भेलपुरी ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड. एंड पर्सनालिटी शुड बी लाइक दैट. बिकॉज किसी सिचुएशन पे लॉजिक काम नहीं करता. अगर कोई सुसाइड करने वाला, आप उसको लॉजिक दोगे कि लाइफ में तुम ये कर सकते हो, ये होने वाला, वो क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को नीचे जाना है, मेरे को मरने दो प्लीज, यू नो. उस वक्त आपको इमोशनल, आपको क्रिएटिव होना पड़ता है कि कैन आई जस्ट हग यू, can I just, that warmth, maybe they just need that validation that somebody owns me and stuff. So you cannot always work logical and always work creative. जहाँ लॉजिक चाहिए, जहाँ फाइनेंसेस की बात चले, वहाँ स्टॉक मार्केट पे आप ये नहीं बोलोगे तो दिख रहा है ग्रो करते हुए, आप ये बोल रहे हैं ये तो मरेगा यार, ये तो मरेगा. You got to have logic in place also, and that is where the confusion is so beautiful. अगर आप confused हो, it's a perfect signs that your mind is working well. Okay. But प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप कंफ्यूजन को प्रोसेस नहीं कर पाते. Okay. So इसमें मैं 4 तत्व जो हमारे हैं, एयर, वाटर, फायर, हम 4 में उसको मेजरली फायर. सो वी से एयर द कंफ्यूजन, लेट द थॉट्स कम टू यू. 60,000 थॉट, दिस इज एयर इन यू, इट्स लाइक अ वाईफाई. लेट द थॉट्स कम. सप्लाई इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन द डिमांड, राइट. एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू बी ऑन द टोज, थिंकिंग व्हाट एम आई थिंकिंग, वेयर एम आई गोइंग. अगर मैं आपको अकेले छोड़ दूं 10 दिन और उसके बाद के बोलूं सब कुछ देकर, खाना पीना रहना सब दे दूं, बोलो आप खुश हो, नहीं पता नहीं, मेरे को खुशी नहीं फील हो रही, तो यू आर इन योर ओन बैड कंपनी. नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. यू आर नॉट सक्का ऑफ योर ओन. अगर कोई 2-3 साल से खुश है अकेला, फिर अगर अकेला रह के 2-3 साल से खुश है, फिर then celebrate it. What's wrong in it? And अगर आप इतने फुल हो गए हो तो आप maybe you will attract people you want to stay with also. पहले अपने आप को तरसाओ मत, तो आप सबको तरसाओगे, you know. So that is first, air, let the confusion come, you know. Second is earth the confusion. जैसे हम सॉकेट लगाते हैं तब आप अपने आप को ग्राउंड करते हो. ग्राउंड कैसे करते हो? प्रोज लिखो, कॉन्स लिखो. ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं करना चाहता. चलो आपके पास है 2 ऑप्शन, मैं मालदीव्स जाऊँ कि मैं बैंकॉक जाऊँ कि मैं अंडमान जाऊँ. तीनों में लिखो इसकी टिकट इतनी कॉस्ट कर रही है, वहाँ पे ये ऑप्शन है, मेरे को स्नॉर्कलिंग पसंद है, यहाँ नहीं होता, यहाँ स्काई डाइविंग होता है. यू हैव टू डू सम रिसर्च, यू हैव टू पुट सम एफर्ट. वंस यू डू दैट थिंग यू विल रियलाइज, आई थिंक इतने कॉस्ट में तो मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप कर लूंगा. And then the kind of choice you'll make, that will help you fire your confusion. Because now your homework is well done. So now जिस effort से आप अपनी टिकट बुक करेंगे, उसकी नशा ही कुछ और होगा. बैंकॉक जाके जो मजे लेंगे उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होगा. And then you come and you celebrate your outcome. जब हम ये सारे एफर्ट से दूर भागते हैं
तब हम कहते कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है, मैं एंग्जाइटी हो गई है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं है मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज आप अपना एफर्ट करने से कतरा रहे हैं। ओके, मैं विजुअलाइजेशन की मैं बात करूँगा। ये विजुअलाइजेशन का क्या इम्पेक्ट पड़ता है ह्यूमन साइकोलॉजी पर, और आज की डेट में हमारे पास बहुत बड़ा कंटेंट है। हम वेब सीरीज, पहले हमारे पास टीवी आता था, DD1 होता था, DD1 का DD2 आया, तो वो DD2 भी मेरे को याद है कि पेरेंट्स कहते थे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना है। अब आया, उसके बाद केबल आया, तो केबल पे तो मैंने पूरा दिन स्पेंड किया कि जब हम उस टाइम MTV का ट्रेंड था जब हम चल रहे थे। उसके बाद MTV, हाँ जी, उसके बाद एक और टाइम आया जब मूवीज वगैरह ने बूम पकड़ा। आज वेब सीरीज, मोबाइल पे सोशल मीडिया का एक अलग ये विजुअलाइज, हम सब कुछ देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। और एक है पढ़ाकू बंदा जो किताबों से लर्न कर रहा है। विजुअलाइजेशन और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे को किताबों से नहीं समझ में आया, मुझे विजुअलाइज करके चीज़ें ज़्यादा समझ में आई। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने देखा कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी लेकिन उस वक्त मेरे को समझ नहीं, आज मेरे को समझ में आ रही है, रियल टाइम एक्सपीरियंस। तो वो क्या आप क्या देख रहे हैं कि क्या आजकल जो स्मार्ट क्लासेस बन गई हैं, बोर्ड की जगह उन्होंने LCD लगा दी, अब ये क्या है और ये क्या स्मार्ट लर्निंग है, क्विक लर्निंग है? See, every technology has its good and bad, you know. So जब हमारे पेरेंट्स को आप देखो, वो कम्युनिटी चाइल्ड थे, वो घरों के बच्चे नहीं थे, वो लोग किसी के घर भी सो जाते थे, किसी के घर भी खा लेते थे, उनका गेम टाइमिंग इतना स्पेसिफिक होता था, they used to celebrate the game time, not PlayStation, you know. And उनकी जो स्ट्रीट स्मार्टनेस थी, लाइफ को जीने का जो जज्बा था, वो बहुत डिफरेंट था देन व्हाट अ चाइल्ड टुडे। आज GPS ना हो आपके मोबाइल पे, तो कोई लोकेशन ना मिले तो आप देखिए कितनी फ्रस्ट्रेशन आती है हमारे अंदर कि GPS नहीं है मेरे पास, चल नहीं, मैं पहुंचूंगा कैसे। हमारी जो स्किल्स हैं उसको मिनिमाइज कर दिया गया है। जब पहले उनके पास GPS नहीं था, पहुंचते ही थे ना, लॉजिक था ना, जो चंडीगढ़ है तो सब L में बना हुआ है, तो L को समझो कैसे चलना है। हम लोग ने अब वो L की साइंस ही खत्म कर दी, GPS में जो बताएगा वो करेंगे, चाहे वो गलत रास्ते ले जाए, you know. So technology does give you a hand, but it can also pull you back from your journey. So there has to be a fine balance. There are few people who are, I should say, people of sun and people of moon. पीपल ऑफ सन आर दोस्त जो जाके फील्ड में एक्सपीरियंस लेके, धक्के खा के, समझ के अपना एक्सपीरियंस को कहते हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग कहते हैं मैंने दूसरों की स्टोरी देखी ना, मैं आजकल देख रहा हूँ डाइवर्सिस बहुत हो रहे हैं, बैठे बैठे ऑब्जर्व करके, अब वो विजुअलाइज जो कर रहा है वो देख रहा है दूसरे की स्टोरी, अपने ट्रेड्स, अपने स्किल्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना रहा। वो कह रहा है मेरे को 4 सीरीज देखी थी तो उसमें सब में कॉमन ये दिखा। तो मेरी साइंस ये कहती है कि शादी करने से ना डाइवोर्सेस होते ही होते हैं, आजकल नहीं है। बट कोई जो बाहर घूम रहा है, 15-20 हज़ार लोगों के साथ मिल रहा है 1 महीने में, वो कहेगा यार मैंने अच्छे रिलेशंस भी देखे हैं, मैंने तो वो भी देखे हैं जो बिल्कुल यूजलेस हैं, मैंने ये देखा यार रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है रिश्ते में, जहाँ रिस्पेक्ट थी वहाँ प्यार नहीं भी था तो भी प्रोग्रेस है। सर जो बंदा, यू कांट जज अ पर्सन वन। कुछ पीपल जो इंट्रोवर्ट आपने बात किया, दे वुड लव कि मैं पीछे से ही देख लूँ सब कुछ, मेरे को जाके ना देखना पड़े, तो उसका लाइफ एक्सपीरियंस उसके हिसाब से होगा। मे बी ही सीइंग गुड कंटेंट। मुझे कोई कहता नहीं कि मैं मैरिज कराऊँ ना कराऊँ, और मैंने कहा ये कहावत बिल्कुल अच्छी बनी है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए। मैंने कहा अगर तू नहीं खाएगा ना तो तेरे को हमेशा ये पछतावा रहेगा कि मैंने मैरिज को कहीं मिस किया। आई थिंक आज की जनरेशन में ये बहुत ईजी हो गया है। यू सी पीपल आर नॉट इवन वांटिंग किड्स एनीमोर, यू नो, यू सी न्यू कपल्स, दे आर नॉट इवन फीलिंग गिल्टी ऑफ नॉट हैविंग अ चाइल्ड। जैसे जो पहले सोसाइटल प्रेशर था कि बच्चा नहीं हुआ। एक मिनट, हाँ जी, ओके, कब से? अभी हुआ जस्ट। रेडी? हाँ जी। I'll write you back. मैम मैरिज की बात कर रहे थे हम कि मैरिज में पुनीत एक बार देखना, उधर को फोकस लग रहा है उसका। नहीं सर, आप इधर। सर
मैं मैरिज की बात कर रहे थे हम जी। मैरिज में आप बता रहे थे कि आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ नया ट्रेंड कि लोग इंटरनेट पे दे आर गेटिंग मैरिड विद कंप्यूटर्स विद एप्स। एक रिसेंट एक मेरे को न्यूज़ सुनने को मिला। ये क्या है और ये कैसा माइंडसेट है? क्या जैसे कि आपने बोला कि टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन वो हमारी सोच को मिनिमाइज कर देती है। जैसे कि हमें जीपीएस देखना था तो मेरी डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर। क्या इन लोगों ने इतनी डिपेंडेंसी अपने गैजेट से बना ली कि दे थिंक कि ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर है? I don't know why, but I have a strong feeling that marriage is a gamble. You know, you can never be very sure of anything. चाहे arranged हो, चाहे love हो, चाहे online हो, चाहे offline हो. But if you know each other very well and you've been offline together and online was just a zariya to get a ceremony done, I'm okay with it, right? But if you are getting to know somebody online and you're willing to commit online, that's a dangerous place to be in because online is never true. आज इतने इमोटिकॉन्स हैं आपके, आप फील करो ना करो, आप किसी को भी विंग भेज देते हो, आप किसी को भी हार्ट भेज देते हो। जो एक्सप्रेशन हम कभी मुंह से नहीं बोल पाते थे इतनी आसानी से, आज उनके कारण हम इतने आसान हो गए, हम फेंकते हैं इमोशंस। सो द सेंसिटिविटी टू इमोशन हैज गॉन वेरी लो। यू नो, ये तो बंदे ऐसे भेज देते हैं। और आजकल लोग कोई जो जेन्युइनली मीन करता है कहते हैं इसको ऐसे मत, मैं सोच के भेजा था। अब कौन बताए कि कौन सा सोचा वाला है और कौन सा खाली फेंकने वाला इमोशन था? सो ऑनलाइन विल नेवर गिव यू दैट इंटीमेसी ऑफ नोइंग समथिंग डीप डाउन इनसाइड। एंड रियल लाइफ में आप जब तक किसी से उठते बैठते नहीं हो, जब तक आप फेजेस नहीं क्रॉस करते, जब तक आप सिचुएशनशिप्स नहीं क्रॉस करते, यू डोंट नो हाउ द अदर पार्टी रिएक्ट्स। सभी अच्छे हैं, हनीमून तक तो सभी अच्छे होते हैं because you are so excited about each other. But what comes after honeymoon is the real story of your life, when you have to commit, when you have to accept, when you got to adjust, when some compromises will come unsaid. Are you ready for it? आपके अंदर वो रेजिलियंस है कि नहीं? पहली बात तो कि दूसरे की स्टोरी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मेरा तो पहला क्वेश्चन होता है, लोग इतने एक्साइटेड होते हैं शादी से, कपड़े नए लेंगे, चूड़ा पहनेंगे, आदमियों को होता है या मेरी बीवी स्मार्ट है ना। बड़ा फ्रिविलेज थॉट प्रोसेस है। आपने जिंदगी कमिट करनी है किसी के लिए तो आपको होना चाहिए उसकी बेसलाइंस क्या है, किन किन चीज़ों से वो इरिटेट होते हैं, किन किन चीज़ों से वो प्रोग्रेसिव होते हैं, क्या उनकी लाइफ का मिशन है, क्या मैं उस मिशन का पार्ट बनना चाहती हूँ। मैम एक यहाँ पे मैं छोटी सी बात करता हूँ। जैसे ना अभी मैं कुछ देखता हूँ कि कुछ लोग मैं फीमेल की बात करता हूँ जिस उनके घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके फादर मदर एंड उनको नहीं जानते रहे। जैसे ही उनका मैरिज होता और वो कह रहे कि यार मेरी मैरिज करा दो, कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे उसकी मैरिज होती है देन वो अगर हस्बैंड उसी पॉइंट पे जो उसके जो छोटे होते हैं उनके पेरेंट्स ने रोका होगा, अगर कुछ भी बोल दे, शी इमीडिएटली रिएक्ट्स कि भाई अब मेरे को ये वाली बाउंड्री नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में 20-25 साल ये वाली बाउंड्री झेली है, मैं ये वाली बाउंड्री में नहीं रहूँगी, और वो इमीडिएटली रिएक्ट करती है। सिमिलरली अगर हम बॉयज़ की तरफ आ रहे हैं तो उसने अपनी मदर को देखा होता है कि वो उसने कैसे हमें बड़ा किया और सिमिलर काइंड्स ऑफ थिंग वो एक्सपेक्ट करता है अपनी वाइफ से। इस चीज़ को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे एक मेन का ब्रेन वुमेन से डिफरेंटली वर्क करता है? See, men are agency agents. Agency means they are the creator. They will go out, fetch out things for you. They'll find the resources. They created like that. You know why Adam and Eve? Why Adam had to go out and get things, and Eve was made to nurture and stay inside. So women are made of the nurturing, the nourishment part. You know. आज जो मेजर स्ट्रगल, थोड़ा सा टॉपिक से मैं इस साइड इसलिए जा रही हूँ ताकि इस टॉपिक को मैं और जस्टिफाई कर सकूँ। आज के टाइम पे देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन अ थॉट व्हेन फीमेल इज मेड टू थिंक यू आर अ मैन, गो आउट, वर्क, डू किड्स, fetch for the family, always be there when anybody needs you, and still be normal. Women were always supposed to be nourishing factor of any family unit. मल्टीटास्कर भी उसको टाइटल दिया गया ताकि वो काम कर ले, और भी उनको आज आदमी बना दिया गया है। इक्वालिटी होनी जरूरी है, फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट, औरत का कोई रोल नहीं अगर वो कमाती नहीं है। फादर भी ये कहते हैं कि तू मेरा बेटी नहीं है, बेटा है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड सेलिब्रेटिंग फेमिनिज्म इन द रियल सेंस। जो ब्यूटी औरत की थी, माँ दुर्गा अगर जॉब भी कर रही थी
और ये सब भी कर रहे थे, आप माँ दुर्गा को उस फेमिनिन रूप में क्या विजुअलाइज ना कर पाते? हम औरत को औरत रहने ही नहीं देना चाहते। एंड सी व्हाट अ मैन इज सफरिंग नाउ। और औरत भी मर्द बनना चाहती है, वो बनना ही चाहती है, उसके ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा। आप समझिए, एक बैंगलोर दिल्ली में शादी होती है ना, तो पहले चेक किया जाता है दोनों कितना कमाते हैं, ताकि वो वैसे सिटी में सस्टेन कर सके। अगर आदमी इतना सेल्फ सफिशिएंट है तो उसको तो बड़ी खुशी होगी कि अपने माइंड को इंगेज करने के लिए काम करती है, करे, नो प्रॉब्लम। बट इट इज़ नॉट शी विल कम एंड रन द हाउस। आजकल 50-50 पार्टनरशिप में चलता है सब कुछ। और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर है बच्चों को स्कूल को भी संभालना, उनको खिलाना भी, उनको देन ईदर यू बिकम एजेंसीज, बोथ ऑफ यू बिकम एजेंसीज कि हमने एक यूनिट बनाना है, हम एजेंसी की तरह चलेंगे, हम औरत आदमी नहीं चले, वी आर टू मेन। You know, divorces हो क्यों रहे हैं? Because men, when they go out, they struggle, they do everything, the man world, and they come home, they want a woman inside the house. They don't want another man. They don't, oh bloody, don't tell me what I have to do. And if you get that attitude, you say, I don't know what I've created for myself. मैं घर जाके भी relax नहीं होता. तो वो आगे जाके options ढूंढते हैं. Similarly for women today. वो आप कह रहे हो वो बहुत सप्रेस्ड रही फॉर एग्जाम्पल, तो वो सप्रेस उसका वर्जन है, वो सप्रेशन है, क्योंकि वो तो पली बड़ी ना उसमें, तो कुछ चीज़ें सबको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें खराब लगेंगी। अगर वो सोचते हैं कि हस्बैंड जाके रिलीफ लेकर आएगा, देन शी इज इन अ रॉन्ग माइंडसेट। हस्बैंड नहीं, वो आप पहले अपने लिए लेकर आओगे। एंड दैट इज वाई दे वॉन्ट टू गो आउट ऑफ होम, दे वॉन्ट टू हैव फ्रीडम, दे से ओके हम कमा लेंगे बट हमको हमारी फ्रीडम दे दो, बिकॉज दैट इज द एसेंस। हम मेल फीमेल को मर्ज नहीं कर पा रहे। आज हमारी प्रॉब्लम ये है, आज हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। एक आदमी बोले मैं नहीं काम करना चाहता, मैं घर में बैठ के बच्चे संभालूंगा, आई एम वेरी गुड एट इट, आई कुक वेल, क्या सोसाइटी अलाउ करती है इज्जत उसको? उसकी वाइफ ही नहीं इज्जत करेगी। नहीं, वाइफ भी मैं कहती हूँ मान गई कि हाँ मेरे में बहुत वो मस्कुलिन एनर्जी है, मैं जा रही हूँ बाहर काम करने, आई एम द डोमिनेटिंग वन, बट ही विल नॉट फील वैलिडेटेड इन द सोसाइटी। मैन तो कहीं पर भी एक्सेप्टेड नहीं है, अगर वो उस पर डांट दे तो कहेगी भैया जुल्मी है। और अगर आई थिंक इट इज जस्ट बिकॉज आदमी ने अपना आदमी पुना छोड़ दिया है। अगर वो अपने आदमी पुना में आ जाएंगे, एक सिक्योर्ड मस्कुलिन में आ जाएंगे, जेंटलमैन, No, I don't need gentleman. I need secured masculine. Masculine energy is very safe. It's very somebody you can confide into. Somebody you can say, you know, if he is there, I feel protected. अब वो protection ही नहीं feel होती, तो क्या करते हैं, मैं अपनी protection साथ साथ बनाती रहूं। तो इस हलचल में वो दोनों एक दूसरे के साथ merge तो कभी करेंगे ही नहीं। बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, but वो internal happiness as a couple नहीं feel करेंगे। और एक नहीं, आपको मैं कितने दिखा सकती हूँ आसपास। अगर आप औरत को ये ऑप्शन देते हो कि आप घर संभालो, उसके अलावा इफ यू वांट टू I am providing for this unit that we call family, and I love you the way you are, but if you want to do something to feel free, most welcome, and without the pressure कि तुमने कमाना है, you see how a woman will serve a man. She'll feel so protected around him. मैम जैसे एक पुराना है ना डाउरी का सिस्टम था, आज मैं इस चीज़ को साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करता हूँ कि जब बंदा बाहर जाता होगा कमाने के लिए, शायद उस लेडी को बड़ा अच्छा फील होता है कि ये मेरे पेरेंट्स ने दिए, ये मेरे पेरेंट्स है, तो उसका वो जो हक, वो एक अंडरस्टैंडिंग बैठना, क्या वो ज़्यादा बैठेगा कि वो जब वो सराउंडिंग में वो चीज़ें देखेंगी कि ये मेरे ससुराल से, ऐसा कुछ नहीं है। डाउरी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा एक वुमेन को? आपने खुद भी खरीदी होती है चीज़, आप छोड़ के चले जाते हो, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, राइट? अब वो वहाँ पर हमेशा, जैसे वुमेन को हमेशा लगेगा कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। बंदा उसको फील नहीं कराना चाहता कि तू मुझ पर डिपेंडेंट, लेकिन जब एक हार्श लड़ाई होती है तो वो कहता है कि यार तू कर ले, फिर तेरे को जो करने का है, जैसे करने का। उसको हमेशा ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ इस बंदे पे? See, it's कुछ तो चीज़ें प्री कंडीशनड हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि उसने उस जिंदगी में क्या देखा है, क्या पता उसने अपनी माँ को हमेशा देखकर पैसे मांगते हुए। अगर उसके पापा इज्जत से टाइम से पहले, अब मैं कुछ ऐसी लेडीज भी जानती हूँ जो कहते हैं जस्ट हमें तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इससे पहले हम मांगे, वी आर वेरी फुलफिल्ड एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग। अगर हस्बैंड आ भी जाता है खाने के लिए, लोग पार्टी में भी बैठे होंगे, दे गो कि वो आगे, आई वांट टू सिट विद हिम एंड ईट। आई नो दीज फीमेल्स आल्सो, आई नो दोस मेन आल्सो हु आर सो कंसर्न्ड कि यार मेरे पास वो कमी नहीं है, बट शी वांट्स टू स्टार्ट हर बुटीक, आई विल बी हैप्पी। She'll at least socialize with people. See, if the idea is to grow to individuals that you call a companionship, turning into marriage, it's beautiful.
But if it's only male female marriage because बच्चा है and because you want to be a family person, it is a disaster in today's world because we don't need more people around. We need happy people around. So the idea is, तभी मैं कहती हूँ अपने आप पे काम करिए, अपनी सोल एनर्जी पे काम करिए कि आप ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करें अपने आसपास जिसके साथ प्रोग्रेसिव रहे. खाली शादी करनी है, उम्र हो गई है, इन सब से निकल जाए. आज वो वर्ल्ड नहीं रह गया जहाँ पे शादी के कारण, एज के कारण शादियाँ नहीं होती. मैरिज में आपको लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम मैरिज हमें बताया कि सोसाइटी का फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है वो फैमिली है. तो आज की डेट में इतनी ब्रोकन मैरिजेस, और मैं कहूँगा कि अगर ब्रोकन नहीं भी है तो अगर वो चल रही है तो बड़ी, हाँ, तो उसमें आप कैसे कह रहे हो कि आज की डेट में ये मैरिज कर. I definitely want people to be together. A female cannot compensate for a male in her life. A male cannot compensate the female energy in their life. शिव शक्ति अगर हमारे अंदर है तो मेरी बॉडी फीमेल है, इसलिए मैं शक्ति को ज्यादा यूज करती हूँ शिव से. बट अगर मेरे को शिव अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं अपना शिव भी ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दूंगी, जस्ट टू हैव द डिफेंस मैकेनिज्म, राइट. क्योंकि मेरे को सर्वाइव करना है तो मेरे को जहाँ कमाई करनी है तो मैं वो शिव वाला रोल भी ले लूंगी. मैं जाकर बड़े बड़ी पोस्ट में भी बैठ जाऊंगी. आई डू थिंग्स to prove that I don't need anybody. But inside of me, if I get the real time Shiv in my life, I don't have to optimize my Shiv Shakti and enhance my feminine, my Shakti, so that I can complete him. And similarly for the Shiv to feel, उसको अपनी feminine energy use करने की जरूरत नहीं है. He knows he is with the right feminine to grow. ऐसे couples आप गिन सकते हो कितने हैं, उंगलियों पे गिन सकते हो, बिकॉज दे आर द वंस हु वांट टू लिव टुगेदर, टू बी टुगेदर. लालच है इकट्ठे रहने का. आधी शादियों में तो आप ये देखो, शादी के वो डीलिंग हो रही होती है कि हम 3 साल के बाद बच्चा करेंगे, हम 5 साल के बाद बच्चा करेंगे. कैलकुलेशन चल रही है बिकॉज दे आर नॉट देयर फॉर ईच अदर. उनको एक दूसरे के साथ मर्ज होके ये नहीं लग रहा हमने बहुत बड़ा काम किया है. उनको लगता है हमने इसके बाद क्या क्या काम करना है, वो पहले हम काउंट कर लें. आप इसमें साथ दोगे, अब ये करोगे, आप मैसेज आएंगे तो होगा. कैलकुलेटिव लव, इट विल नेवर टेक यू एनीवेयर. सेलिब्रेट यूनियन फर्स्ट. 2 लोगों का इकट्ठे होना शुड बी ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. उस सेलिब्रेशन में क्या क्या होता है वो दोनों एंजॉय करो. बट जब वो सेलिब्रेशन ही नहीं है, कैलकुलेशन ही है कि हमारे को जॉइंट, आज के टाइम पे तो मैं सच्ची लोगों को रिकमेंड करती हूँ, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, आई थिंक लड़की को अगर घर से निकाल रहे हो ना तो आप भी घर से निकल आओ. एक इंडिपेंडेंट सेटअप, एक दूसरे को समझना आजकल बहुत जरूरी, बिकॉज हम लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में है ना. थोड़े दिन पहले मेरा इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ था. एक लॉयर आए थे, एडवोकेट थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है न्यूक्लियर फैमिली का सिर्फ मिडिल क्लास में है, अपर क्लास में ये नहीं है, और लोअर क्लास में जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है कि लोग आते हैं, बाहर जॉब करते हैं और घर में पैसा भेजते हैं और कुछ टाइम के लिए घर चले जाते हैं. और अपर फैमिली भी ऐसे कि सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इकट्ठे मोस्टली रहते हैं. क्योंकि अपर क्लास है ना तो फ्लोर वाइज जॉइंट है, तो वो मैं समझ गया. वो मैं समझ गया था. अब न्यूक्लियर फैमिली में हम कई बार जब कोई कंट्री डेवलपिंग स्टेज पर होता है तो वो न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर भी करता है ताकि लोग जाके एक्सपैंड करें और कहाँ जाके एस्टैब्लिश हो जाकर. हमारा पॉपुलेशन जैसे कि वो चाहते हैं कि रूरल एरिया से निकल के लोग अर्बन में आए ताकि एडवांसमेंट हो सके और एक्सपेंशन हो सके. तो यहाँ पे ये चीज़ें कैसे रोल प्ले करती हैं इस चीज़ का? सी दिस इज मैं इकोनॉमिक टर्म्स में तो नहीं जाऊँ तो बेटर है, बिकॉज वो तो हम अपने वो जस्टिफाई कर सकते हैं कोई भी फंडा को रेलिवेंट दिखाने के लिए. यू नो, मैं सिंपल बात पे आ रही हूँ कि एक औरत जिसको ये नहीं पता उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए, 99% को नहीं पता होता जब शादियाँ हो रही होती बाई 20s और 25 कि मेरे को मेरी ज़िंदगी से क्या चाहिए. बहुत रेयर है जिनको ये क्लैरिटी हो. सिमिलरली बॉयज़ आर मेड टू बिलीव दैट तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई, तुम जॉब पे लग गए तो तुमको शादी कर लेनी चाहिए. यू नो, सो दे इवन डोंट नो वेयर व्हाट हाउ दे वांट थिंग्स टू बी. जब दो नॉट नोइंग पर्सनैलिटीज़ को आप इकट्ठा करते हो तो पहले उनको वक्त देना बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को समझें. सास क्या सोच रही है, ननद क्या सोच रही है, वो क्या बोलती है, मैं उसके कारण क्या करूं. सो यू आर बेसिकली corrupting your connection because other 10 people have to be
सॉर्टेड। पहले की लाइफ में आप नौकरियां नहीं करते थे, गर्ल्स दे वर सपोज टू बी एट होम, सो उनके अंदर रेजिलियंस थी टू मर्ज इनटू द फैमिली। आज लड़कियों में वो वाला पेशेंस नहीं है। सिमिलरली लड़कों में आजकल वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बाप दादा का भी पैसा है, हम फैमिली बिजनेस, आज हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। इट्स वेरी स्ट्रेंज concept, yeah, everybody wants to be independent, everybody wants to have their own आत्मनिर्भर चलिए वो भी ले लीजिए, है ना। सो बेसिकली करप्शन जो है माइंडसेट्स में बहुत आ गई है, तो उसमें इतने टर्बुलेंट माइंड को आप बोलो कि और 10 लोगों के साथ रहकर अपने आप को समझो दोनों, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। आप एक बच्चे को नहीं समझ पाते जिसको आपने खुद पैदा किया है। हर फेज में माँ बाप की स्ट्रगल अलग होती है, टीन्स हो गए वो अलग। तो अगर एक माँ बाप जिसने पैदा किया उनको समझने में टाइम इतना लगता है, तो एक कपल जो 2 डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं उनको एक दूसरे को समझने में टाइम नहीं लगेगा। ओके मैम, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि जितना जैसे कि अगर यहाँ से कोई अब्रॉड जाता है, अब्रॉड में मैरिज कराता है, वो वाला ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस वाली मैरिज? सोल जर्नी, अगर आपकी सोल किसी के साथ हिट कर गई है, आपकी बेसलाइंस मैच करती हैं, no territory, no culture, no language comes a barrier. And अगर आपकी बेसलाइन ही नहीं मैच करती, अगर आपके कॉमन फंडास ही नहीं मैच करते, आपके अंदर वो स्पार्क ही नहीं मैच करी, तो आप कितने भी अच्छे चले जाएं शादी करके जगह पे, आप खुश। लोगों के पहले स्पार्क मैच करती हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम होता है। स्पार्क इज फिजिकल स्पार्क, आई डोंट टॉक अबाउट फिजिकल स्पार्क, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। जैसे हम वेलनेस कहते हैं एक नहीं होती, वैसे लव भी एक नहीं होता। इमोशनल लव है, फिजिकल लव है, इंटेलेक्चुअल लव हो सकता है आपको किसी के साथ, दिमाग से आप प्यार कर सकते हो किसी के शरीर से आप प्यार कर सकते हो, किसी कोई आपको ऊपर चढ़ाता है जिंदगी में, तो आप कहते हैं सडनली यार मुझे ये मिला, मैं तो इनको वो गुरु जी के हो गई है, वो अपना घर बार को छोड़ने के लिए भी तैयार है, बिकॉज वो लव इज मोर पावरफुल एट दैट टाइम। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जिससे शादी कर लिया ना, वो सारे चीजें एक ही बंदा दे दे। दैट इज अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ लव। ओशन ने बहुत अच्छा इमोशनल वेलनेस में ये डिस्क्राइब किया है कि वंस वी अंडरस्टैंड दैट वी लव द पर्सन एज इट इज हु ही इज एंड ही कैन ओनली डू टिल दिस पॉइंट, and I am also here because I love this package as it is. I don't want to change this package. If it grows with that package, excellent. If it doesn't grow, it still doesn't irritate you. But ये अंडरस्टैंडिंग होनी कि अगर इसके बाद मेरे को किसी ग्रोथ के एंगल से देखना और मेरे को कोई स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहा है, मैं उसके साथ कॉफी पे जाना चाहती हूँ, आई शुड नॉट फील गिल्टी। वो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ये मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इनसिक्योरिटी ओनली आफ्टर नोइंग हु वी आर। जब तक आपको अपना डिसीजन, अगर मैंने जाना है वर्ल्ड ट्रैवल के लिए और मैं खुद कन्विंस्ड नहीं हूँ, क्या आपको लगता है मैं आसपास वालों को कर लूंगी? मैं पूछती रहूंगी, मैं चली जाऊँ? आपको क्या लगता है मैं चली जाऊँ? वो अपने डिसीजन देंगे, नहीं मेरे को नहीं लगता, बहुत खर्चा हो जाएगा। और अगर मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि मैं जाना है, तो मैं क्या बोलूँगी, मैंने ये कर लिया है, मैंने वहाँ से फंडिंग कर लिया, लुक एट एनर्जी। तो आप उस एनर्जी में बोलेंगे ये तो पूरी डिसाइडेड है, जाने दो। तो जब लोग मेरे को ये स्टोरी देते हैं ना कि मैं कुछ कर नहीं पाई बिकॉज मेरे हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं पाई बिकॉज मेरे भाई बहन और ये लोग, आई नो दोज केसेस ऑल्सो जिनका सब कुछ उल्टा था, तभी भी वो सही आगे गए हुए हैं, बिकॉज अंदर की ऊर्जा कितनी है। मेडिसिन्स, ठीक है पुनीत, मेडिसिन्स का क्या हमें रिक्वायरमेंट होता है डिप्रेशन में या फिर मेंटल वेलनेस के लिए, कि हम इसके बिना मेडिसिन को मेडिटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। अगर कि मेडिसिन का एक अपना रोल रहता है। मेडिसिन इज व्हेन यू, जैसे मैंने आपसे डिप्रेशन की बात करी कि जब आपका माइंड हेल्दी नहीं है और वो आपको डिप्रेशन के एज तक ले चुका है, तो अगर वो हेल्दी होता तो वो खुद ही अपने आप से टॉकिंग कर लेता और ये स्टेज ही ना पहुंचती। तब मेडिसिन का रोल आता है, तब हीलर्स का काम आता है, तब काउंसलर्स का रोल आता है, बिकॉज दे हैव गॉन टू द पिट से निकलने के लिए हाथ तो चाहिए। बट अगर आप बोलते हैं मेडिसिन का, अगर आपको एक दिन नींद नहीं आया और नेक्स्ट डे आप पिल लेना शुरू कर देते हैं, दैट इज फाइन। डिप्रेशन के आधे टाइम आप देखेंगे जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है एंटी डिप्रेसेंट्स, स्लीपिंग पिल्स, कोई रोग सोल्यूशन नहीं मिला उससे, रूट कॉज पे नहीं आपने देखा कि हो क्यों रहा है, आप उसको सप्रेस कर रहे हो, तो ये आपकी आदत बन जाती है एंटी डिप्रेसेंट्स खाने की। जब तक आपकी लाइफ का चेंज कुछ मेजर चेंज होता है, जब तक आप खड़े नहीं होते अपनी जिंदगी के लिए। कोई आपने आज तक देखा हो कि मेरे को डिप्रेशन था, मैं खाली दवाइयाँ खाई और ठीक हो गया हूँ? तो ये केस मुझे भी मिल जाइएगा।
मैंने नहीं आज तक देखा। उनकी लाइफ में कोई आया जिन्होंने आंखें खोली तो मेरी दवाइयाँ कम हो गई और फिर दैट इज द जर्नी। So it is only and only when we are not true to ourselves we take help of medicines because they are the quick fix. जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, हमको सब कुछ जल्दी चाहिए आजकल लाइफ में, तो क्या है जल्दी दवाई खा, सिर दर्द हो रहा है दवाई खा लेते हैं। ज़्यादा देर आप गर्म ठंडा पानी लीजिए और उसकी पट्टी सिर पे रखिए, सारा आपका ब्लड फ्लो सिर पे चले जाएगा, आपका सिर दर्द खत्म। बट वी डोंट वांट ऑल्टरनेटिव्स, वी ओनली वांट क्विक फिक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारी लाइट भी बंद हो गई। तो रेट क्या सीन है तो सर दूसरी है बैटरी कुछ वैसे मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं सारे। कितने का होगा देखना, टाइम देखना कितना मिनट तक का, 30 से ऊपर 1 घंटे। ओह बस थैंक यू करता हूँ। आपने कुछ एंडिंग क्लोजिंग लाइन लेनी है? हाँ नहीं बस थैंक यू। हाँ एक क्लोजिंग लाइन ले लें कुछ। हाँ मैम कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं खाली इतना कहूँगी, बी सेल्फिश, बी नॉटी। जब तक आप अपना घड़ा नहीं भर लेते आप दूसरे का कुछ अच्छा नहीं कर सकते। एंड एज फार एज मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ इज कंसर्न, बी ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने आप से भरोसा करना शुरू कर देंगे आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी आसपास। सो विश यू लक, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।